Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV's Northeast Express. Prime Minister Narendra Modi met MPs from Assam, including Union Minister Sarbananda Sonowal and Pabitra Margarita, and discussed the flood situation in the state. He assured them of the central government's full support. And sharing details of the meetings in a post on X, Prime Minister Modi said the discussions focus on the flood situation in Assam and reiterated that the central government is working in close coordination with the state government to assist those affected by the disaster. The meeting assumes significance as Assam continues to battle widespread flooding caused by heavy rainfall, which has affected several districts, inundated vast areas and disrupted normal life. Relief and rescue operations are continuing in many flood-hit regions, with thousands of displaced people staying in relief camps established by the state administration. The Prime Minister's assurance comes amid sustained efforts by the centre and the Assam government to mitigate the impact of floods. Congress MP Gaurav Gogoi on Tuesday urged the centre to announce a special relief package for Assam, which was hit by devastating floods. Opening the discussion for the opposition in Lok Sabha on the public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, Gogoi drew the House attention to the flood situation in Assam and appealed for additional central assistance. His appeal came as relief and rescue operations continued across the flood-hit state. Earlier in the day, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma thanked Prime Minister Narendra Modi for personally monitoring the flood situation and said the state government was working on a war footing to provide relief to affected people. ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़ी पीड़ा मन से, बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं। सर, मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि ये सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई, उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था, 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको
बेल मिल गया। उस मामले में इसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। In a rare show of unity, all members of the Assam Legislative Assembly cutting across party lines have decided to donate 1 month's salary to support flood relief efforts in the worst affected districts of Upper Assam. The decision was taken during the Assam Assembly budget session on Tuesday to assist people affected by the devastating floods in Sivsagar, Charaideo, Jorhat and Golaghat districts. And speaking on the decision, BJP MLA from Tinsukia, Pulak Kohain, said that the flood situation in Upper Assam has deeply affected the state and that it is the responsibility of every citizen and public representative to stand by those in need. Congress MLA from Srijangram, Nurul Islam, welcomed the decision and said it should have been taken earlier. The donation is expected to contribute to ongoing relief and rehabilitation efforts in the flood-affected districts where thousands of families have been impacted by the recent floods. हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन है और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हम लोग तो पहले से ही रेडी था और जैसे ही बात आया तो हम लोगों ने सभी एमएलएस ने कोई विलिंग सभी ने डोनेट कर दिया कि 1 महीने की जो तनख्वाह है वो डोनेट कर दिया और वहाँ देना भी चाहिए। लोग जो है वहाँ पर पीड़ित है और बहुत ही एक नाजुक सिचुएशन है वहाँ पर, तो उस सिचुएशन से उबरने के लिए बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मदद की ज़रूरत है और केंद्र की सरकार जो है इसको संज्ञान में लेकर बहुत जल्द जो है एक बड़ी रकम जो है इसके लिए अनाउंस करना चाहिए। सही कदम जो उठाया है? जी हाँ, बिल्कुल सही कदम उठाया गया है। देखिए, जो असम की खास करके शिवसागर, सरायदेव, जोरहाट ज़िले के जो बाढ़ की गंभीर परिस्थिति है, वो परिस्थिति से हम फिलहाल उभर के आए हैं, लेकिन वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के बाढ़ इफेक्टेड जो लोग हैं, उनको सहायता करने के लिए आज सारा असम इकट्ठे हुए हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से इस समय उस बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ हम खड़े हों, क्योंकि वो ज़िले हम नहीं देखने से बोल नहीं सकते हैं, ऐसा हाल कर दिया है इस बार के जो बाढ़ आए थे। तो हम चाहते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो और वहाँ का आदमी का थोड़ा टाइम में उनका जो हालत से उभर आने के लिए जो व्यवस्थाएं हो या उनको इस टाइम का जो उनको ज़रूरत है, इसका ज़रूरत को हम लोग फुलफ़िल करने के लिए जो भी हो, इसको कैसे कर पाएँ, ये सोच में आज विधानसभा भी चिंतित है। तो हम लोगों ने तय किया है, शासक दल विरोधी दल दोनों ने तय किया है कि हमारे जो विधायक लोगों का जो आपका सैलरी है, 1 महीना का सैलरी, वो बाढ़ पीड़ित लोगों को उनको नाम पे दिया जाए, उनको कोई सका मिले कि इस पैसा से उनका कुछ काम हो सके। The Meghalaya Cabinet has approved the Meghalaya Electric Vehicle Policy 2026, under which buyers of electric vehicles will receive an incentive of 25,000 rupees along with a complete waiver of vehicle registration fees. The policy covers 2-wheeler, 3-wheelers and 4-wheelers, while additional incentives linked to the state's scrappage policy are also being considered. Meghalaya currently has over 5,000 electric vehicles and the state government aims to encourage wider adoption. Commercial charging stations will be established at identified locations and entrepreneurs will be encouraged to set up vehicle scraping centers. They will be having research wing, service will be framed and
all the necessary formalities will start beginning. And another number 7 will be nomination of VIPs to the different district headquarters to take the salute on 15 August 2020. Tripura government on Tuesday signed 3 memorandums of understanding with the National Stock Exchange to strengthen financial literacy and also to promote entrepreneurship and create a vibrant investment ecosystem in the state. The agreements aim to improve financial awareness, support micro, small and medium enterprises, enhance the skills of government officials and equip young people with knowledge of capital markets and financial planning. Announcing the development, Tripura Chief Minister Professor Dr. Manik Saha has said the partnerships mark a significant step towards opening a new era of economic development through greater access to capital markets. According to the Chief Minister, the initiative is expected to strengthen entrepreneurship in the state while promoting financial education and investment awareness among various stakeholders. আমরা শুনেছি এবং শেয়ার বাজার এবং শেয়ার এক্সচেঞ্জ এগুলো আমরা শুনেছি, কিন্তু আমাদের এই শেয়ার বাজার বা এই যে স্টক এক্সচেঞ্জকে আমরাও কাজে লাগাতে পারি আজকে, কিন্তু সেটা এখানে যে মুভ হলো, এখানে আমাদের যে ডিফারেন্ট যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে তারা আজকে মুভ করলো। এক তো ট্রেনিংয়ের বিষয়, কীভাবে ফ্রড থেকে আমরা বাঁচতে পারি, একটা প্রপার রেগুলেশন যেন থাকে। তো তার আন্ডারে, সেবির আন্ডারে এই স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত হয়ে সেটা বিভিন্ন আমাদের যে পিএসইউগুলো আছে তারাও ইচ্ছে করলে তার সুফল পেতে পারে। কিন্তু এর আগেও আপনারা আমাদের এখানে বহু ত্রিপুরাতে যারা চিট ফান্ডের যারা এসেছিল আপনারা সবাই জানেন, সারদা নারদা বাদ নেই এখানে, আরও অনেক। তো এর থেকে মানুষ এর জন্য তারা খুব লিটারেট ছিল, কিন্তু যেভাবে ওনাদেরকে যে লোভ দেওয়া হয়েছিল, প্রলোভন দেখিয়েছিল, তাতে করে অনেকে কিন্তু ফেসে গেছিল। তো সেই জায়গার থেকে বাঁচতে গেলে আজকে যে সেবির তত্ত্বাবধানে এই যে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এক তো মানুষ যদি জানে যে কোথায় তার লগ্নি করতে হবে, কোথায় তার টাকাটা যদি সে লাগায় বিনিয়োগ করে সেটা রিফান্ড পাবে প্রপারলি। তো এর জন্য আজকে এক তো গেল এই বিষয়, পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরার জন্য বিভিন্ন যে পিএসইউগুলো আছে, পিএসইউরও কিন্তু সেই জায়গার থেকে আজকে এই স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তারা কিন্তু যে ব্যাংকের কাছে যেতে হবে এরকম না, আমাদের বাজেটেরও যেমন বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে থাকতে হয়, সেই বাজেট থেকেও বাইরে গিয়েও এই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল যে ইনপুট সেটা পেতে পারে। যাতে করে আমাদের আজকে জিএসডিপি আমরা বারবার বলছি যে 6 বছরের মধ্যে আমাদের সরকার আসার পর থেকে শুরু হয়েছিল, কিন্তু গত 6 বছর থেকে দেখা গেছে আমাদের যেভাবে জিএসডিপি যেভাবে বেড়েছে, পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের বেড়েছে, সেটা কিন্তু আগে আমাদের দেখিনি। কাজে এটা আমার মনে হয় এই ধরনের যে মুভ আজকে হয়েছে তাতে করে আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তার বুস্টআপ হবে, বিভিন্ন এমএসএমই যারা আছে যারা কাজ করছেন তাদেরও সুবিধা হবে, কোথার থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ওনারা হতে পারবেন, সেই বিষয়গুলো আজকের এই সুন্দর একটা মৌ অনুষ্ঠান যে হলো। মোটামুটি এখানে 3টা ডিপার্টমেন্টের এখানে হয়েছে, ডাইরেক্টরেট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ডাইরেক্টরেট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট আর শিপার, 3 জনের সাথে আজকে এই মৌটা হয়েছে। আমি আশা করি যে ত্রিপুরার জন্য এটা একটা নতুন পালক বুঝলো, তো ত্রিপুরার জন্য খুবই ভালো আগামী দিন। এই আমার কথা। Assam Minister Rameshwar Teli on Monday said the state government is extending all possible assistance to flood-affected people as the death toll from the ongoing floods has risen to 68. Speaking on the flood situation, Teli said relief and support are being provided by the government, while various organizations and political parties have also stepped forward to assist those affected. And not just that, but he added that the government is making every effort to ensure all possible help reaches people impacted by the flood. जी, आप लोगों का द्वारा या
जो इन्फॉर्मेशन है 68 लोगों का डेथ हुआ है और सरकार की तरफ से सभी प्रकार के वहाँ सहायता भेजी जा रही है और बहुत से संगठन पॉलिटिकल पार्टी भी अपने अपने पार्टी की तरफ से संगठन की तरफ से भी वहाँ सहायता भेजा जा रहा है और मैं भी लेबर मिनिस्टर हूँ। उस तरह से मैंने चाय बागान जो है करीब 27 चाय बागान बाढ़ से प्रभावित हो गए थे। सब हम लोग खबर ले रहे हैं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं। तो सरकार की तरफ से जितना जो करना है सीएम साहब ने हमारा जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपना तरफ से कहा गया है कि जो भी सहायता चाहिए और उस तरह से सहायता दिया जा रहा है और बार बार वहाँ के जो विधायक हैं विशेषकर नाजिरा के मयूर जी के, उसके बाद धर्मेश्वर कुंवर जो हमारे सोनारी से विधायक है, ये दोनों ज़्यादा प्रभावित हुए हैं दोनों विधानसभा। तो दोनों विधानसभा में टेलीफोन के द्वारा खबर लिया जा रहा है और जितना हो सके सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से, सभी की तरफ से। और हम चाहते हैं कि हमारे असम के सभी भाइयों बहनों वो सहायता करें, यही हम आशा करते हैं। और अभी तक 68 लोग मरे हैं उसका रिपोर्ट है। हो सकता है 2-1 और बढ़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ नागालैंड से जब पानी आया तो उसमें बहुत पलक, जिसको हम लोग मिट्टी आ गए हैं, मिट्टी में कहीं 5 फुट 3 फुट 4 फुट 2 फुट 3 फुट करके मिट्टी भर गई है। तो उसके अंदर भी कोई अगर अंदर में अगर कोई दफन हो गई है तो भी शायद निकलेंगे, इसलिए 68 ही अभी जो जानकारी है। Narcotics, ganja and Burmese cigarettes have a combined value of around rupees 8.50 crore. They were seized by police in different operations in Cachar district over the past 2 days. Cachar's Additional Superintendent of Police Crime, Rajat Pal, informed about the operations in a media conference in Silchar on Tuesday afternoon. 2 operations were carried out in Lailapur in Dholai, in which over 1 kilogram of heroin along with ganja, 341.6 grams and Burmese cigarettes, 1,060 pieces were seized. 4 men were arrested in this connection with the seizure. Another operation was conducted in Katigora. 126 grams of heroin were seized and 2 men were apprehended in Chaurangi of Katigora. 2 men were apprehended in this connection. पिछले 2 दिनों में कचार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एनडीपीएस के विरुद्ध में अभियान चलाए और इसमें हमें कुछ सफलताएं प्राप्त हुई हैं और जिसके लिए हमने ये जानकारी देने के लिए आपको बुलाया गया है। इसमें सबसे पहला हमारा एक ऑपरेशन हुआ था जो सबसे बड़ा है। ये लैलापुर जो हमारा चेक गेट है ढोलाई पीएस के अंदर में, इसके हमें जब एक सीक्रेट इनपुट प्राप्त हुआ कि एक ट्रक के द्वारा कुछ सब सस्पेक्टेड हीरोइन जो कि ट्रक के द्वारा इलीगली ट्रांसपोर्ट की जा रही है, और वो ट्रक को जब इंटरसेप्ट किया गया हमारे चेक गेट पर तो उसके अंदर हमें 102 प्लास्टिक सोप केस मिले। 102 सोप केस में हमें 1.243 किलोग्राम हीरोइन मिला और साथ में जो 2 लोग थे उन लोग को अरेस्ट कर लिया गया है और उन लोग को पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ जारी है। और ये उसी से जस्ट एक दिन पहले ही हमने ढोलाई थाना के अंदर में ही एक फॉरेस्ट गेट के पास में जब एक सर्च किया गया तो वहाँ पे हमें 2 एक्यूज्ड मिले और उनके पास से हमें 5 सोप केस और 47 प्लास्टिक के वाइल्स जिसमें हीरोइन था और साथ साथ में कुछ बर्मीज सिगरेट्स के पैकेट्स और थोड़ा गांजा ये मिला, जो कि एलिजिडली उन लोग को ड्रग पेडलर्स रूप से समझा जा रहा था और वैसा ही उनके पास सामान मिला और उन दोनों लोग को भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है एनडीपीएस एक्ट के केस के अंतर्गत। और कल हमको काटीगोरा क्षेत्र एरिया में एक सफलता प्राप्त हुई जिसमें हमने कलर की गाड़ी थी और उसमें सीक्रेट चैम्बर बना के 10 सोप केस लाए गए थे वो, और उसका टोटल वज़न था 124 ग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन मिला और साथ साथ में हमें 2 व्यक्ति मिले जिन लोग को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये कुल तीनों का ये जितनी भी डिटेल्स बताएं इनका लगभग काला बाज़ार में मूल्य लगभग 8 करोड़ के आसपास आता है। धन्यवाद। सस्पेक्टेड यही किया जा रहा है कि ये लोग कचार के थ्रू ये कचार को एज ए ट्रांजिट यूज़ करके अलग अलग जगहों पे ले जाने वाले थे, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा।
That's a wrap for now. For more news updates, keep watching Hornbill TV.